हेलो हेलो हेलो। स्वागत है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी पे। मेरा नाम है सौरभ पाखरे और आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है 10th एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत देर नहीं करते हैं और सीधा जंप करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे है, ये समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात मुझे बताओ कि इसके पहले वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। अगर ये बच्चों का ये टॉपिक क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट में देखो बोल देता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और पॉलिनोमियल समझने के लिए हमने क्या देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। आई होप लगभग सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी। फिर भी जो बच्चे नए हैं और वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनको भी दिक्कत ना जाए, इसके लिए मैं एक बार शॉर्ट में ये क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होना कि व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशन। अब मुझे बताओ, इन जनरल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इन जनरल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, हमारे दिमाग में जो जो भी थॉट आते हैं, बराबर है, वो सामने वाले तक पहुंचाना, उनको बताना या फिर उनको पता चले, इसके लिए हम क्या करते हैं? या तो हम बोल के बताते हैं या तो हम लोग कुछ एक्शन करते हैं, बराबर है, या फिर हम चेहरे के कुछ हाव भाव बना लेते हैं, बराबर है। तो ये जो चीजें हमने की, चाहे हमने उनसे बात करके बोला, चाहे हमने कुछ एक्टिंग करके बोला, चाहे कुछ एक्सप्रेशन बना लिए चेहरे के, बराबर है, ये सारी चीजें जो है ना, ये होती है हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करना, राइट है ना। अब ये जो फीलिंग है नॉर्मली क्या हो सकती है? कभी हमें अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, तो हम ये एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स, एक्शन और थ्रू सम फेशियल एक्सप्रेशन, बराबर है। बट अगर वही एक्सप्रेशन में कुछ मैथमेटिकल टर्म हो, प्रॉपरली कुछ अलजेब्रिक टर्म हो, बराबर है, तो उन्हें कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उन्हें कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा हमने देखा था कि जब कभी हम जनरली हमारे थॉट किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सहारा लेते हैं वर्ड्स का, हम सहारा लेते हैं कुछ एक्शंस का, हम सहारा लेते हैं कुछ एक्सप्रेशंस का। तो वैसे ही अगर हमें कुछ अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? तो पहले होते हैं वेरिएबल। पहले क्या होते हैं? वेरिएबल, ठीक है। नंबर 2 पे होते हैं कोएफिशिएंट। नंबर 3 पे होते हैं कांस्टेंट, और उसके बाद में आते हैं ऑपरेटर्स, उसके बाद में आते हैं ऑपरेटर्स। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग होता है। अब देखो, पहला वर्ड से वेरिएबल, मतलब देखो दो वर्ड से बना है, एक है वेरी और एक है एबल। जो वेरी वर्ड है ना बच्चों, वो आया है वेरिएशन से। कहां से आया है? वेरिएशन से। और वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस, और एबल का मतलब होता है जो बदलने के लिए सक्षम है, जो बदलने का पोटेंशियल रखता है। तो कंप्लीट जो वेरिएबल है उसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसा कोई तो भी जो बदल सकता है या फिर हमेशा बदलता है, ऐसा कोई तो भी जो बदल सकता है, जिसमें बदलने का पोटेंशियल है, जो हमेशा बदलते रहता है। आज कुछ कहेगा, कल और कुछ कहेगा,
ठीक है ना, ऐसा कोई तो भी। तो जनरली मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल होते हैं वो हम पकड़ते हैं एक्स, वाई, जेड, ईटीसी, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। और भी होते हैं अल्फाबेट्स पी क्यू आर एस वगैरह वगैरह, जनरली हम दिखाते हैं एक्स वाई जेड से। ठीक, उसके बाद में आता है कोएफिशिएंट। अब देखो ये वर्ड दो वर्ड से बना है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है को, और जो दूसरा पार्ट है वो है इफिशिएंट। तो को का मतलब क्या होता है, साथ में, बराबर है। और इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। मतलब ऐसा कोई तो भी, बराबर है, जो साथ में रह के पोटेंशियल बढ़ाता है। अब कौन रहता है, देखो, तो ये होते हैं सारे नंबर्स। ये कौन होते हैं, सारे नंबर्स। कोई भी नंबर पकड़ लो। और ये किन के साथ में रहते हैं, तो वेरिएबल के साथ में। चलो मान लो कि हमारा एक वेरिएबल है एक्स। अभी इसकी जो भी वैल्यू है वो एक्स है, इसका जो भी पोटेंशियल है वो एक्स है। अगर इसके साथ में कोई नंबर जुड़ गया, मान लो 5, इससे नंबर चिपक गया, तो अब देखो ये जो 5 है ना, ये है वेरिएबल के साथ, बराबर है। और ये क्या करेगा, जो हमारा एक्स था, जो हमारा एक्स था उसका जो भी पोटेंशियल है इस 5 ने 5 गुना बढ़ा दिया। कितना गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। तो इसलिए देखो एक्स की इफिशियंसी बढ़ाने वाला कौन है, तो 5 है। फिर से देखो एक्स की इफिशियंसी बढ़ाने वाला कौन है, तो ये 5 है। तो इसीलिए इस 5 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है यहां पे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, ये भी नंबर होते हैं, ये भी नंबर ही होते हैं, ये भी नंबर ही होते हैं, बट इनका ये कहना होता है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम हमारा खुद का इंडिपेंडेंस हमारे साथ में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं ऑपरेटर। क्या आते हैं, ऑपरेटर। अब जैसे देखो, अगर हमें हमारे मन की बात, हमारे मन की बात किसी तक पहुंचानी हो, या फिर हम क्या फील कर रहे हैं ये किसी को बताना हो, तो जनरली हम यूज करते हैं सेंटेंसेस का, बराबर है। अब सेंटेंस बनते कैसे हैं, वर्ड से। हम किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का। बट खाली वर्ड से कुछ नहीं होने वाला, तो वर्ड को हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे और उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। तो वैसे ही अगर हमें मैथमेटिकली कुछ एक्सप्रेस करना हो, बराबर है, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। वेरिएबल चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, और इन सब को आपस में जोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटर्स। हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर्स। अब जनरली मैथ में ये कौन होता है, ये होते हैं प्लस, ये माइनस, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई। और भी होते हैं बट अभी के लिए हमें इतने काफी है। ठीक है, अब फिर एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, तो देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका क्यूब किया, उसमें ऐड किया, और एक वेरिएबल, बराबर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड किया एक कांस्टेंट। अब ये जो कुछ चीज बनी है ये क्या है, ये जो कुछ चीज बनी है ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट यूजिंग ऑपरेटर, यूजिंग ऑपरेटर। और इसी चीज को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमने पहले ही देख लिया था। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल देखने से पहले एक और चीज, जैसे ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वैसे ही x टू द पावर -100 प्लस y स्क्वायर अपॉन z टू द पावर
√1001। अब देखो बच्चों, ये हमारे सामने अभी जो भी है, ये भी चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, बराबर है, उसकी पावर, कुछ नंबर्स हैं, जो नंबर ऐड कर लेते हैं, कुछ नंबर्स हैं, बराबर है, इन सबका कॉम्बो है यूजिंग ऑपरेटर। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर मुझे बताओ, सारी की सारी चीजें एक्सप्रेस करना जरूरी होता है क्या? बोलो बोलो, नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, हम लोग बस उन्हीं चीज के साथ डील करेंगे जो एक प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर मैनर में हो। तो कैसे, देखो हमने क्या किया भाई, चलो हम सॉल्व तो करेंगे, डील तो करेंगे, बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ नहीं। हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ एक्सप्रेशन चुनेंगे, और चुनने का क्राइटेरिया क्या होगा, चुनने का क्राइटेरिया क्या होगा, वो होगा पावर ऑफ वेरिएबल। वो क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल। तो क्या होना चाहिए, हमने कंडीशन क्या लगाई कि भाई देखो, हमने बस चुनना है ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जहां पे जो पावर है वेरिएबल की वो होनी चाहिए होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। सबको दिख रहा है बच्चों, होल नंबर। हमने क्या चुना, हमने ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चुने जहां पे जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, होल नंबर। और ऐसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिनकी पावर होल नंबर है उन्हीं को हमने कहा पॉलिनोमियल, उनको हमने कहा पॉलिनोमियल। ये हम देख चुके थे, ये हम देख चुके थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कि हम पॉलिनोमियल सीख चुके थे, उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने देखे थे कि भाई जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरली देखो, जो पॉलिनोमियल है उनके टाइप हम कुछ बेसिस पे निकालते हैं। जैसे कि मान लो, एक मैंने बोल दिया कि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। दूसरा मैंने बोल दिया कि भाई नंबर ऑफ टर्म, उसमें टर्म कितने, नंबर्स ऑफ टर्म्स। उसके बाद में हमने क्या बोल दिया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री या फिर पावर कितनी है, बराबर है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक बार देख चुके हैं, फिर भी रिकॉल करिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में खाली एक ही वेरिएबल है, एक ही, मान लो वो x है, बराबर है, या फिर x² + 2x + 1 ये है। देखो यहाँ पे टर्म चाहे कितनी भी हो, यहाँ पे वेरिएबल कितने आ रहे हैं, सिंगल वेरिएबल आ रहा है। कितने आ रहे हैं वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल आ रहा है, x है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर वहां पे वेरिएबल दो है, वेरिएबल दो है, पावर चाहे कुछ भी हो, टर्म चाहे कितनी भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या है, वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल दो है, तो इनको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तीसरा, अगर कहीं पे ऐसा केस है, ठीक है, सिंपल है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल है हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ओके, चलो अब आते हैं नंबर ऑफ टर्म पे। तो हमने देख लिया था, अगर किसी में सिंगल टर्म है, चाहे कुछ भी हो, तो उनको बोला हमने मोनोमियल। क्या बोला था,
मोनोमियल। अगर यहां पे दो टर्म है, टर्म दो है, मैटर नहीं करता वेरिएबल कितने हैं, दो टर्म है तो उसको बोला हमने बाइनोमियल। हमने क्या बोला था? बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म है, चाहे वेरिएबल एक हो, चाहे वेरिएबल दो हो, चाहे वेरिएबल तीन हो, ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे ट्राइनोमियल। हम क्या बोलेंगे इनको? ट्राइनोमियल। अब ये जो कैटेगरी है ये कंप्लीटली हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि भाई टर्म कितने हैं। सिंगल टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल। एंड ऑनवर्ड दिस, इसके आगे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर चार टर्म है, पांच टर्म है, छह टर्म है, सात टर्म है, 10 टर्म है, 100 टर्म है, कितने भी टर्म हो, हम कंबाइनली बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल। अब अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब सिंपल है, अगर यहाँ पे पावर 1 है, चाहे वेरिएबल एक हो, चाहे वेरिएबल दो हो, इनको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर यहां पे डिग्री 2 हो, सिंगल टर्म, डबल टर्म, कुछ भी हो, इनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वैसे ही अगर हमारी पावर वेरिएबल की 3 हो, चाहे वो वेरिएबल सिंगल हो, चाहे ऑल टर्म हो, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, इसके आगे अगर पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। एक दो और भी होता है, जैसे हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब तक हमने चैप्टर का इंट्रो तक नहीं देखा है, बस हम देख रहे हैं उसका बेसिक की पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखो, जो कि हमें पूरा सीख चुके हैं, ये बस रिवाइज था, बराबर है। तो हमने देखा था कि भाई ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, बराबर है। अब आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ लो कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, जब कभी हम किसी भी चीज को किसी भी और चीज के साथ, जब कभी हम किसी चीज को किसी और चीज के साथ इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल दिखाता है, मतलब इक्वल दिखाते हैं, तो जो कुछ बनता है उसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब हमारा क्या है यहां पे? हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल है, जो अभी हमने देखा था कि अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल है, अब मुझे फटाक से बोल दो, ये हमारा पॉलिनोमियल है इन डिग्री 2 वाला और वेरिएबल 1 वाला, बराबर है। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन डिग्री 1। और यहां से आगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें खाली डील करना है सिंगल वेरिएबल के साथ, सिंगल वेरिएबल के साथ। अब देखो, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसको मैं इक्वेट करता हूं किसी भी नंबर के साथ, 0 हो गया या फिर कोई और भी नंबर हो गया, तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने पॉलिनोमियल को इक्वल दिखाया। मैंने क्या किया? इक्वल दिखाया, यानी इक्वेट किया किसके साथ? किसी और नंबर के साथ, किसी नंबर के साथ। तो ये जो कुछ बनेगा उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप जो नाम है वहां तक हम कैसे आए,
ये आप समझ गए होंगे। क्लियर बच्चों? पक्का? पक्का ना? चलो, तो अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है, ये हमने पढ़ना ही क्यों है, बराबर है, और फिर हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे सीखना है। तो एक कल्चर है जो शायद आज का ईरान इराक है उस साइड में आएगा। कल्चर का नाम है बेबीलोनियंस। तो वहां के राजा ने एक बार क्या किया, अपने एक दरबारी को बुलाया और बोला कि देखो भाई, हमें ना एक हॉल बनाना है जिसका शेप होना चाहिए रेक्टेंगल। शेप क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। हॉल का जो एरिया है वो होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट। एरिया कितना होना चाहिए? 1000 स्क्वायर फीट। और कंडीशन क्या है? जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ या फिर बोलो ब्रेथ उससे 15 प्लस होनी चाहिए, मतलब 15 से ज्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा हॉल तुम मुझे बना के दे दो। फिर दरबारी ने ढूंढा कि भाई कौन होगा ऐसा हॉल बनाने वाला। तो उनको एक शख्स मिला कि भाई मैं तो हॉल बना दूंगा। तो अब देखो, मतलब ये जो बात है ना बच्चों, ये आज से 4000 साल पहले की है। तो उस टाइम पे ना उनके पास फॉर्मल मैथ था, ना सिंबल्स थे, ना ही आज के फॉर्मल नंबर्स थे। तो वो जो कुछ उन्होंने बनाया या फिर सीखा वो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने वहां पे नोट किया। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे हॉल तो बनाना है। चलो देखो, अब आज हम अज्यूम क्या करते हैं कि चलो भाई विड्थ x है, ठीक है ना। तो मान लो कि उन्होंने पकड़ लिया इस विड्थ को, ऐसा सिंबल बना लिया, डेल्टा नाम दे दे इसको। हम क्या नाम देंगे? डेल्टा। अब देखो ये सिंबल उनका नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट मैं ये यहां पे रख रहा हूं। तो अब देखो कंडीशन क्या थी कि अगर विड्थ उनकी डेल्टा है, सिंबल कोई भी ले लो, डेल्टा ले लो, कोई पत्थर ले लो, ट्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक सिंबल यहां पे ले लिया, बराबर है। तो लेंथ अगर सॉरी विड्थ अगर डेल्टा होंगी तो लेंथ कितनी होंगी भाई? डेल्टा प्लस 15, ये हो गई विड्थ। और इन दोनों को आपस में जोड़ के उन्होंने क्या बना लिया? एरिया। तो हमको पता है भाई कि एरिया क्या होता है? एरिया होता है L इंटू बी, जो कितना था? 1000। जो कितना था? 1000। तो L कितनी आ गई? B कितनी आ गई? तो B थी अपनी डेल्टा और इंटू ये डेल्टा प्लस 15 इक्वल टू 1000, इक्वल टू 1000, बराबर है। अब करो डेल्टा इंटू, अब ये जो था ये हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ये सारी चीजें इक्वेशन उन्होंने कैसे लिखी थी? प्रॉपरली वर्ड्स में। जैसे इसको बोल दिया डेल्टा, इसको बोल दिया इन ब्रैकेट डेल्टा प्लस 15, बराबर है। इसको बोल दिया इक्वल टू, इसको, मतलब उनके पास प्रॉपर मैथ्स नहीं था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स में ये सारे इक्वेशन बना लिए, वर्ड्स में ये इक्वेशन बना लिए। फिर सॉल्व किया तो डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा इंटू 15, 15 डेल्टा इक्वल टू 1000, इक्वल टू 1000। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इसी डेल्टा के जगह पे हम लोग यहां पे लिख देंगे x, यहां पे लिख देंगे 15x इक्वल टू 1000, तो मुझे बताओ बच्चों ये जो बन रहा है ये एग्जैक्टली हमारा आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या? तो फर्स्ट एवर अगर इनफॉर्मल वे से किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया होगा और सॉल्व करने की वेज अगर निकाले होंगे तो कहां जाता है? वो है बेबीलोनियंस, बेबीलोनियंस, इन सभ्यता में से, ठीक है, लगभग आज से 4000 साल पहले। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये आजकल की बात नहीं है।
ठीक है, तो चलो ये तो कहानी हो गई। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज आ सकता है इन फ्यूचर, उसको देख लेते हैं। तो आज हम क्यों पढ़ने वाले हैं, तो देखो हमें कहाँ कहाँ काम में आएगा। तो टू सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे कि हमने थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, बॉल थ्रो करने वाले हैं, तो जो कर्व बनेगी उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में अगर हमें कोई ब्रिज डिजाइन करना हो, वहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, वहां पे फिजिक्स में मोशन, स्पीड, ट्रैजेक्टरी मोशन ये सब पढ़ना हो, इंजीनियरिंग में डिजाइन स्ट्रक्चर पढ़ना हो, इन सारे कामों के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाने के लिए, उसके अलावा इट ट्रेन यूर ब्रेन, हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, पैटर्न हमें समझ में आते हैं, एक्यूरेसी बढ़ती है। और इन सब के अलावा और हायर लेवल पे हमें क्या, अगर हमें 11th-12th के बाद जेई, सीटी, बैंकिंग, इन सारी एग्जाम की तैयारी करनी हो, या फिर साइंस में इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, डाटा एनालिस्ट इसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये चैप्टर इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि उठा लिया, एग्जाम में डाल दिया, पेपर में डाल दिया, इसलिए हमारी बुक में, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसलिए हमें इसको आज उसी तरीके से पढ़ना है। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि कोई भी इस इक्वेशन जिसकी अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे ये जो a, b और c ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही रियल नंबर है, तीनों ही रियल नंबर है, तीनों ही रियल नंबर है। और एक कंडीशन, यहाँ पे जो a है ना वो 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे जो a है ना वो 0 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप देख लो, अगर यहाँ पे हमने एक जगह पे 0 रख दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 0। तो बाकी क्या बचा फिर, bx प्लस सी, तो जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए किसी भी इक्वेशन की क्वाड्रेटिक होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे a 0 नहीं चाहिए। बाकी आपका अगर b से 0 है कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा a 0 नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या किया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें 1 बाय 1 चेक करना है कि जो ये इक्वेशन दी है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और कंडीशन अभी हमने चेक कर लिया था। तो चलो पहला वाला इक्वेशन देख लेते हैं। अब देखो x प्लस 1 स्क्वायर 2x माइनस 3, तो मैंने अभी बोला था कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हमेशा देख के नजरिया मत बना लेना, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये जो सॉल्व होगा ना ये होगा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फार्मूला से, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 आएगा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 2x और माइनस 6। तो अब देखो ये x स्क्वायर है, ये 2x और 2x दोनों साइड अगर सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस 1 बचा, ये माइनस 6 इधर आ गया, तो ये बनेगा प्लस 6 इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये बनेगा x स्क्वायर 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ बच्चों ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या? तो 100% ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो हमारा आंसर ये पे खत्म हुआ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो
यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसल नहीं होनी है। फिर भी आप सबकी तसल्ली के लिए हम एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब माइनस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -6, -2 इंटू -x तो +2x। अब ये 2x कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये भले ही दो साइड में है बट साइन इनके डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, देखो ये बना अपना एक्स स्क्वायर, ये -2x, ये इधर आया तो ये भी बन गया -2x, और ये -6 का बन गया +6 = 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर -2 -4 +6 = 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो सवाल है ना, यहाँ पे हमको किसी ने पूछा नहीं है कि भाई सॉल्व करो मत करो। अगर आप देख के बोल सकते हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिख रहे हैं, तो आपको यही देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब एक बार यहाँ पे देख लो कि सर यहाँ तो सब वेरिएबल की पावर 1 ही लग रही है, तो पावर 2 तो है नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अभी जज मत करो, अभी जज मत करो, हो सकता है हो सकता है ना भी हो। तो हमने क्या करना है, पहले इनको सॉल्व कर लेना है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स, फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 = चलो अभी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू 3 ये बन गया -3। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि ये जो एक्स स्क्वायर है दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बचता है, देखो x और -2, ये बनेगा -x -2, ये नंबर इधर आ गए तो ये बनेगा सॉरी ये प्लस है तो बनेगा माइनस, और ये माइनस का बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस = 0। तो अब देखो ये दोनों कैंसल, सेम साइड है, प्लस माइनस है। 3x जो कि है -3 -2 बचेगा -1। तो सिंपल है, इसके आगे हमने सॉल्व करना भी नहीं था क्योंकि जो कि यहाँ पे स्क्वायर टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ही क्लियर हो जाता है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबने लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपने खुद से कर लेना, तो अभी हम इसको देखेंगे। तो अब देखो, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो शायद ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बट अभी रुको जरा, हम पहले चेक करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर तय करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अब देखो ये तो क्लियर है, यहां पे तो सेम आएगा, क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा x³ -4x² -x+1। अब उस साइड में देख लो, यहां पे जो है ना बच्चों, यहां पे फॉर्मूला लगेगा a - b ब्रैकेट क्यूब वाला। तो पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं इधर साइड, a - b और ब्रैकेट क्यूब। तो ये क्या आएगा, ये आएगा a³ -3a² b प्लस 3ab² और प्लस सॉरी और -b³। अब यहां पे अपना a कौन है, x है, यहां पे b कौन है, 2 है, उनका क्यूब है, तो एक जगह पे x
एक्स क्यूब माइनस 3 × a² मतलब x² × 2 प्लस 3 × x × 2² और माइनस 2 क्यूब। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व कैसे होगा, ये होगा x³ माइनस 3 × 2 = 6x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12x और माइनस 8। तो चलो इसको हम रख देते हैं अभी हमारे, चलो साइड में रख देते हैं इसको इक्वेशन में। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएंगी x³ देखो माइनस 6x² प्लस 12x और माइनस 8। तो अब यहां पे देख लो बच्चों, ये तो x³ कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों साइड अगर सेम टर्म है कैंसिल हो जाती है। तो बचा क्या, अब देखो ये बचा -4x², ये जो 6x² है इधर आएगा बन जाएगा +6x², ये बचा -x, ये 12 आएगा इधर तो बन जाएगा -12x और +1 ये 8 आ गया तो +8 = 0। तो क्या बचा 6x² और फिर -4x², तो ये बनेगा 2x²। इनको हम ऐड कर लेते हैं तो -x और -12x ये बनेंगे -13x और उसके बाद में 1 + 8 ये बनेंगे 9 = 0। तो हाँ बच्चों, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, पक्का, इसको एक बार फटाक से लिख लो आप लोग। ठीक है बच्चों, हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम की ओर, या फिर जिसको बोलेंगे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब देखो बच्चे यहाँ पे जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन को हम लोगों को बस रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। कहीं पे भी दिया नहीं है कि इनको सॉल्व कर लो। तो चलो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ये लगभग सेम क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जांपल में देखा था। चलो फिर भी मान लेते हैं कि भाई चलो ये हमारा प्लॉट है, विड्थ x है, देखो विड्थ x है, तो द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more मतलब +1 more than twice the breadth मतलब ब्रेथ की दुगनी है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि हियर या फिर लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x, फिर हेंस लेंथ इज क्या आएगा 2x + 1 और हेंस गिवन कंडीशन क्या बनेगी, हेंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि क्या आएगा x × 2x + 1 = कितना है भाई, ये है 528। ठीक है, तो x × 2x ये बनेगा 2x² + 1 × x ये बनेगा x और इक्वल टू 528। इसको हम इधर ला लेंगे तो ये बनेगा 2x² + x - 528 = 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसको फटाक से एक बार लिख लो। तो चलो इसको देख लेते हैं। क्या कहना है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब देखो
द प्रोडक्ट किनका, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। तो मान लो कि पहला वाला इंटीजर अगर x है, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। तो अब बताओ दूसरा क्या आएगा, देखिए यहां पे दिया है टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले। तो हेंस सेकंड इंटीजर क्या रहेगा, x प्लस वन। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू है किसके, 306 के। किसके, 306 के। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और इधर आ गया तो माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फटाक से लिख के ले लो। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या कहना है बेटो, कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 year from now will be 360. We like to find Rohan's present age. We like to find Rohan's present age. तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। कितना बच्चों, एक्स ईयर। तो अब देखो केस क्या बनती है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अभी उसकी मदर कितनी है, उससे 26 ईयर ओल्डर है। तो हेंस रोहन्स मदर प्रेजेंट एज इज कितना आएगा, x प्लस 26 ईयर। बड़ी है ना 26 ईयर से। तो अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, बट कब, इन 3 year फ्रॉम द नाउ। उन दोनों के एज का प्रोडक्ट, बट आज की एज का नहीं है, आज से 3 साल बाद वाले एज का कितना है, 360। तो सबसे पहले कि यहां पे आएगा कि रोहन्स एज आफ्टर 3 year क्या बनेगी, ये बनेगी x प्लस 3 एंड हीज मदर्स एज आफ्टर 3 year क्या बनेगी, आज की है x प्लस 26 और उसमें कितना ऐड होगा, 3। तो ये बनेगी x प्लस 29, x प्लस 29। और हमें क्या दिया है, हेंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या दिया है कि रोहन की एज आज से 3 साल बाद वाली और उसकी मम्मी की एज आज से 3 साल बाद वाली, उन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 360। कितना आता है, 360। चलो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 29x, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 29, तो ये बन जाएगा 87।
इक्वल टू 360। कितना आया? 360। चलो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं दिखने के लिए। अरे वही आ गया शायद, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3x, ये बनेगा 32x। ये 360 आएंगे दिस साइड, तो ये बनेगा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ओके यहां तक। चलो आगे देखते हैं। तो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 32x, और यहाँ पे देखो 360 माइनस है, 87 प्लस है, तो ये साइन आएगा माइनस। अब 360 माइनस 87, 360 माइनस 87, तो ये आएगा 273 इक्वल टू 0। देखो कैसे किया, 360 है, मान लो ये 90 है, तो 60 कट गए, यहाँ से 60 गए, बचे 30, बचे 30 बराबर है। 300 में से और 30 गए तो 270, तो इससे 3 कम है, तो 3 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 273। तो ये बना हमारा प्रॉपर इक्वेशन। ठीक बच्चों, इसको एक बार लिख लो। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन का कहना देख लो बच्चों, a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, and we need to find speed of a train. अब कहना क्या है देखो, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो मान लो हमारी स्पीड x है, पकड़ लेते हैं यहाँ पे कि लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब कहना क्या है देखो, उस ट्रेन ने मान लो ट्रैवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जो कि डिस्टेंस है 480, जो कि डिस्टेंस है 480, और स्पीड थी हमारी, जो स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे कहना है कि इफ द स्पीड हैड बीन रिड्यूसेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस हमारा सेम है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जो कि है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। जो स्पीड है ना वो अभी हमने कर दी है x माइनस 8, x माइनस 8। तो स्पीड कम करने की वजह से यहां पे जितना भी टाइम लगा फर्स्ट केस में, उससे यहां पे 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे। तो अब हमें ये इक्वेशन फॉर्मेट करना है स्पीड को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे गौर से देखना कि जो भी हमें चेंज दिया है वो 2 चीज़ों पे है, एक स्पीड और एक टाइम। और जो भी हमारा रिलेशन बनेगा अभी वो बनेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अभी फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट केस। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो कि मान लो पहली केस में जो ट्रेन को टाइम लगा वो था t1, लेट ट्रेन टेक टाइम t1। तो क्या आएगा देखो, t1 इक्वल टू डिस्टेंस, d लिख लेते हैं यहाँ पे, अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मतलब 480 अपॉन x, 480 अपॉन x, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। अब सेकंड केस क्या बनेगी, मान लो जो टाइम है सेकंड केस,
जब स्पीड कम थी तो टाइम लगा t2, टाइम लगा t2। अब मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई सेकंड केस में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, टाइम अगर हमारा, स्पीड अगर हमारी x है तो यहां बनेगी x माइनस 8। तो अब देखो दोनों ही केस में हमें टाइम पता है। अब दिया क्या है, जो हमारा पहला वाला टाइम है इससे ये जो है ना वो 3 से ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। मतलब केस क्या बनेगा, केस बनेगा 480 माइनस एक्स, ये 3 घंटे एक्स्ट्रा है। किससे, किससे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 से। और इसको सॉल्व करके बनेगा हमारा पहला इक्वेशन, इसी को सॉल्व करके बनेगा हमारा पहला इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बनेगा 480 प्लस 3x अपॉन x, और ये बनेगा 480 अपॉन 8 माइनस एक्स। मैंने इसको इधर ला लिया तो ये आएगा मल्टीप्लाई में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3x प्लस 480, और ये जो x है ये गया इधर मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 480x। चलो फटाक सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 3x ये बनेगा 3x स्क्वायर, x इंटू 480 ये बनेगा प्लस 480x, 8 इंटू 3 ये बनेगा माइनस 24x, और माइनस 8 इंटू 480 ये बनेगा, देखो 8 8 0, ए बनेगा 64, कैरी 6, 3840 और इक्वल टू 480x। अब देखो ये तो कट गए, कैंसिल हो गए, दोनों साइड में सेम चीजें कैंसिल। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन। इसको हम और भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड करके। तो देखो अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, 3 3 कैंसल, 3 8 जा 24, ये बनेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बराबर है 2 बच्चे, 3 8 जा 24 और 0, और 0 अपॉन 3 0। तो जो हमारा इक्वेशन है बच्चों वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमने आज 4.1 पूरी कर दी है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग 4.2 कवर कर लेंगे। अब इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस है। इसके अलावा अगर बच्चों को सेम टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।